हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। आई होप कि आप सभी बढ़िया हैं। एंड जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, आज है सेशन 8 डीआई प्लस पजल वाली सीरीज, जहां हम 5 पजल प्लस 3 डीआई करने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे। एंड जो 5 पजल रहेंगे उसमें से 4 पजल मैं सॉल्व करके दूंगा। 3 डीआई में से 2 डीआई में सॉल्व करके दूंगा आपको। एक आपको डीआई होमवर्क के लिए रहेगा, एक पजल आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। एंड इनिशियल फेज में हो तो प्लीज देखो कंप्लीट वीडियो एंड उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया है तो कभी भी यूट्यूब का कौन सा भी वीडियो देखते टाइम वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर देखना है कि सर ने क्या तरीका यूज किया था, कैसे सॉल्व किया था। नॉर्मली वीडियो 1.5 या 1.575 के स्पीड से देखो। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो एक्चुअली मैं एक सोच रहा हूँ कि आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ के लिए जो हमारा प्रीलिम्स रहेगा उसके लिए मैं एक पजल की सीरीज लेकर आऊं, जो शाम को डेली 5 या 10 पजल में आपसे करवाऊं। आपको अगर लगता है कि यस मुझे स्टार्ट करना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं स्टार्ट कर पाऊंगा। एंड क्योंकि आप देखोगे तभी मैं स्टार्ट कर पाऊंगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी पजल के ऊपर बहुत ज्यादा कमांड है। इन पजल में मुझे बहुत सारी ट्रिक्स पता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे पहला पजल। 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a square table in a such way that 2 persons sit on each side. 2 पर्सन each साइड पे बैठते हैं एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ देखते हैं, यानी कि पहले यहाँ बनेगा हमारा पहला 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी भी दो पॉसिबिलिटीज लेकर स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड मेरा तरीका एक ही, पॉसिबिलिटी ज्यादा कंडीशंस कम से कम, पजल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आईबीपीएस पीओ में कैसे होता है, एसबीआई पीओ लेवल में कैसे होता है, वो भी देखेंगे आगे जाकर, क्योंकि वो लेवल अप होता है तो 2 के 3 पॉसिबिलिटीज बनते हैं, 4 बनते हैं। कभी कभी कंडीशंस को मर्ज करना पड़ता है तो डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हो जाता है। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में ई। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच को एक बार यहाँ लिखा, एच को एक बार यहाँ लिखा, एच के थर्ड राइट में ई यहाँ बैठ गया, एच के 1 2 3 थर्ड राइट में ई यहाँ बैठ गया। E sits third to the right of H. The one who faces E sits immediate right of D. The one who faces the one who faces E sits immediate right of D. D के immediate right में ये वाला बैठता है। The one who faces E sits immediate right of D. D के immediate right में O बैठता है। रीड अच्छे से करना है, रीड करते करते सॉल्व करना है, आसानी से हो जाता है। 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए हु इज फेसिंग जी। ए हु इज फेसिंग जी, इसका मतलब क्या बोल रहा है, ए जी को फेस कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए। डी एक दो, ए यहाँ तो जी यहाँ। देखो 1 2 ए यहाँ तो जी को यहाँ लिख नहीं सकता, इसलिए 1 2 ए यहाँ तो जी यहाँ। डी एक दो ए को यहाँ लिख ही नहीं सकता, 1 2 ए यहाँ, इसका मतलब जी हाँ। ओके, हु इज फेसिंग जी। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में बी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में बी। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ एज बिटवीन। अब देखोगे आप मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैं कभी कभी ना ये वाला एंड पॉइंट ही मैंने सॉल्व किया है क्या वो देखता हूँ, एंड पॉइंट ही मैंने रीड किया था क्या वो देखता हूँ। आप कभी कभी बोलते हो कि सर मेरी एक लाइन स्किप हो जाती, मेरी लाइन क्यों स्किप नहीं होती। एक्चुअली मैंने भी बहुत देर के बाद ही सिखाना स्टार्ट किया है। मेरा कंप्लीट 1 2 साल हो गए कि मैं इस प्रिपरेशन से बाहर हूँ। स्टिल मैं क्यों पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे पहले प्रैक्टिस करता था वैसे अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कि मेरी प्रैक्टिस सेम है, कि मैं जहां छोड़ा वहां से ही पकड़ रहा हूँ और यहाँ टिक कर रहा हूँ। यहाँ आप एग्जाम हॉल में तो टिक नहीं कर सकते, लेकिन वैसे जैसे मैं कर रहा हूँ कि हाँ बी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, हाँ ये होने के बाद जी से आगे जाना है। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ एज बिटवीन एफ एंड सी। अब देखो एफ एंड बी एंड एफ एंड सी, अगर ऐसा है तो इसको बी एफ सी ऐसे लिखना है। एफ बीच में होना चाहिए, इसमें जितने लोग हैं उतने ही इसमें इसमें लोग होने चाहिए। बी एक घर छोड़कर यहाँ एफ लिखा तो एक घर छोड़ के यहाँ सी नहीं लिख सकते, 1 2 यहाँ एफ लिख सकता हूँ, 1 2 यहाँ सी लिख सकता हूँ। बी एक घर छोड़ के यहाँ एफ लिखा तो यहाँ सी नहीं लिख सकता, 1 2 यहाँ एफ को लिखा, 1 2 यहाँ सी को लिखा, यहाँ तक हो गया। सी एंड डी डू नॉट सीट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। सी एंड डी जो है वो सेम साइड ऑफ टेबल नहीं है, ये वाला गलत, ये वाला सही। ये वाला हो गया आपका सही जवाब। हम देखेंगे
कि आंसर हमारा सही है क्या। बी ई एफ, बी ई एफ, उसके बाद एच डी सी जी, एच डी सी जी, ये वाला हो गया हमारा सही जवाब। अब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आए वो सॉल्व करते हैं। इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि ऐसे जो जा रहा है, ऐसे जो जा रहा है ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में, ऐसे नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाली डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से एंटी क्लॉकवाइज, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन इन द सेम प्लेस, इंक्लूडिंग ए को छोड़कर कितने जो है वो सेम प्लेस पे रहते हैं, ऐसे बोला है। एक्सक्लूडिंग ए मीन्स ए को छोड़कर। अब देखो बी, सिर्फ रीड करते जाना है। बी नहीं है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, एक भी नहीं है। फिर से एक बार देखो, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, नन। If C and E interchange the position, similarly G and H did the same, then how many persons sit between E and H when counted from the right of E? If C and E interchange, अब देखो हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच, किसके बीच में बोला है, ई एंड एच के बारे में। तो ई एंड एच हमें बिठाना है। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इफ सी एंड ई इंटरचेंज देयर पोजीशन, सी एंड ई ने इंटरचेंज किया तो ई यहाँ आ जाएगा, हमारा ई यहाँ मिल गया हमें। एंड जी एन एच इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो हमारा एच जो है वो एच यहाँ हो जाएगा। देन हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई, ई के राइट से 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर 6 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ मैंने दोनों स्विच नहीं किए, एक ही स्विच किया। जो मुझे लगता था ई एन एच ही मेरे पास चाहिए, मुझे चाहिए, तो ई एन एच को ही मैंने स्विच किया। Who among the following person sits third to the left of EF? EF के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठता है? EF अंदर देखता है तो 1 2 3 C बैठता है, C तो नहीं है। The one who faces E नहीं है। The one who sits immediate right of a G, ओके, G के जो immediate right में बैठता है O। What is the position of a B with respect to H? B की position with respect to H 1 2 3 4 to the right or 4 to the left, 4 to the right or 4 to the left। If B is related to D, C is related to B इज रिलेटेड टू डी, सामने है देखो, सी इज रिलेटेड टू, अब सामने है देखो, देन हु अमंग द फॉलोइंग, एच के रिलेटेड ई होगा जो सामने रहेगा। पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, देखो फिर से एक बार कि सर ने कैसे सॉल्व किया है। 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table facing the center with equal distance between देम। देखो अब हम आईबीपीएस क्लर्क वाले क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे हम आईबीपीएस पीओ में जाएंगे, उसके बाद हम एसबीआई पीओ, यानी कि जो इनिशियल फेज से वीडियोस देख रहा है, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि अभी अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो ये सीरीज आप देख सकते हो एंड तक, तो आपको हाई लेवल तक हम, यानी कि बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। 8 पर्सन एबीसीडी ओके, सर्कुलर टेबल। अब देखो नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, दो पॉसिबिलिटीज लेकर स्टार्ट करना है एंड आगे बढ़ना है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एफ, जी एंड एफ के बीच में कल 1 पर्सन था, आज 2 पर्सन है। जी यहाँ, एफ यहाँ, एफ यहाँ, सॉरी, जी यहाँ, एफ यहाँ। Only 2 persons sit between G and F. Okay, okay. The one who faces F sits second to the right of H. The one who faces F sits second to the right of H. H के second right में. The one who faces F sits second to the right of H. The one who faces F, ये वाला H के second right में बैठता है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ए, एच एंड ए के बीच में, ए तो यहाँ नहीं आ सकता तो ए आ गया यहाँ, एच एक यहाँ नहीं आ सकता तो ए आ गया यहाँ। ओके, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के थर्ड राइट में बी, ए के थर्ड राइट में बी, 1 2 3 थर्ड राइट में बी यहाँ आ गया। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी, एज बिटवीन डी एंड सी, बी डी सी, ये फ्लो दिख रहा है तो बी डी सी को ऐसे लिखा, ये फ्लो में होना चाहिए। अब देखो बी यहाँ, डी यहाँ लिखा तो सी को यहाँ लिखना चाहिए, नहीं हो सकता। 1 2 3 घर छोड़कर यहाँ डी लिखा तो 1 2 3 घर छोड़कर यहाँ सी, वो भी नहीं हो सकता।
बी, एक घर छोड़ के यहाँ डी लिखा तो एक घर छोड़ के यहाँ सी लिख सकता हूँ। ओके, बी यहाँ, तो देखो यहाँ डी लिखा तो यहाँ सी लिख सकता हूँ, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी देखो, अगर यहाँ को डी को लिखा मैंने तो 1 2 छोड़कर यहाँ नहीं लिख सकता। बी यहाँ वन, एक घर छोड़ के यहाँ डी लिखा तो एक घर छोड़ के यहाँ सी नहीं लिख सकता। इसका मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा सही। ओके, ई एंड सी डू नॉट फेस ईच अदर, ई एंड सी एक दूसरे को नहीं देखते, यानी कि ये वाला हो गया। सी यहाँ हो जाएगा, ई एंड सी एक दूसरे को नहीं देखते, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर देखो, डी एफ बी ई जी ए सी एच, जी ए सी एच, ये वाला है हमारा सही जवाब। अब हम क्वेश्चन के आंसर भी सॉल्व करते हैं। Who among the following person sits third to the left of E? E के थर्ड लेफ्ट में कौन है? 1 2 3 सी है E के थर्ड लेफ्ट में। Who among the following person is facing D? D को कौन फेस करता है? G, G डायरेक्ट आंसर है क्या? नहीं है। The one who sits immediate right of E, ये वाला भी नहीं है। The one who sits second to the left of B, B के सेकंड लेफ्ट में जो है वो वाला हमारा सही जवाब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is are false? अब देखो गलत कौन सा है? बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड बी, ए तो हो ही सकता है फॉल्स, ऐसा मुझे लग रहा है। नो वन सीट्स बिटवीन ए बी एंड डी, नो वन सीट, बी एंड डी के बीच में नो वन सीट्स बोला, एक तो बैठ रहा है, यानी कि ये वाला गलत सेंटेंस बोला है। इसका मतलब पहला तो आया। अब डी, बी आ रहा है या सी आ रहा है उसके साथ, वो देखना पड़ेगा। डायरेक्ट सी देखते हैं। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, ये तो सही है, इसका मतलब ये हो सकता है। एच एंड ई फेस ईच अदर, ईच अदर, ये वाला भी सही है, इसका मतलब इसका आंसर ये वाला हो जाएगा फॉल्स। नो वन सिट्स बिटवीन अ बी एंड डी। Who among the following person sits exactly in the middle of the H and A when counted from the right of A? A एंड H के एग्जैक्ट बीच में 1 to A 3 नंबर पे, 1 to A 3 नंबर पे, B हमारा आंसर हो जाएगा when counted from the right of A. As many persons sit between C and F as between G and dash dash, C and F. ओके, एक दो है। as between a G and dash dash when counted from the left of a C and G. Okay. 1 2 यहाँ आ जाएगा H। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में लेफ्ट से, अगर लेफ्ट से काउंट किया तो 2 पर्सन है, तो जी एंड एच के बीच में भी 2 पर्सन है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 persons attended the science exhibition in the Canada in 7 different years। 7 लोग हैं, 1985 से स्टार्ट हो रहा है, 1985 लिखना हम स्टार्ट कर देते हैं। 1985, एक पहले एक लिखा तो बाकी 6 लाइन हमें मारने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। 1985 से आगे हम जाते हैं 1991, 1998, 01 05 08 एंड यहाँ आ गया 15। ओके, यम अटेंडेड द एग्जीबिशन इन द इवन नंबर्ड ईयर। इवन नंबर देखो, इवन इवन यहाँ है, इवन यहाँ यम हो सकता है, और यहाँ दूसरा इवन यहाँ यम हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी से हमारा पजल स्टार्ट हुआ। ओनली 2 पर्सन अटेंड बिटवीन यम एंड आर, एक दो यहाँ आ गया, आर नीचे नहीं आ सकता तो यहाँ आ गया आर के। क्यू अटेंडेड इमीडिएटली बिफोर आर, आर के इमीडिएट ऊपर क्यू अटेंड करता है। ओके, ओनली 1 पर्सन अटेंड बिटवीन क्यू एंड एन, क्यू एंड एन के बीच में एक पर्सन यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ आ गया, ऊपर नहीं आ सकता तो नीचे आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स इन विच पी एंड यस अटेंड द एग्जीबिशन इज 10 years। पी एंड एस में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 10 साल का। अब देखो, पी तो यहाँ किधर भी नहीं लिखा है, यानी कि दोनों के लिए स्पेस होना चाहिए। अब देखो 1985 मीन्स 1995 होना चाहिए, जो नहीं है। 91 है नहीं, यहाँ होंगे हमारे पीएस की पेयर, पीएस की पेयर यहाँ होगी, कहाँ एग्जैक्ट होगी वो पता नहीं। और यहाँ होगी, देखो 5 एंड 15 के बीच में 10 साल का गैप, पीएस यहाँ रहेगा, जो बचेगा वो ऊपर रहेगा। ओके, एज मेनी पर्सन अटेंडेड बिटवीन यस एंड यन एज बिफोर ओ। बिफोर ओ मीन्स ओ को तो हम यहाँ लिख ही लेते हैं, बिफोर ओ 0 है, इसका मतलब यस एंड यन के बीच में भी 0 होने चाहिए। यन अगर यहाँ है तो यस को यहाँ लिख ही नहीं सकता, यन अगर यहाँ है तो यस को मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, टी को यहाँ लिख भी सकता हूँ, तो ये वाला हो गया हमारा
सही जवाब। यहाँ क्या बोला था, एज मेनी पर्सन अटेंडेड बिटवीन यस एंड एन एज बिफोर ओ। पहले हमने ओ को पुट कर लिया क्योंकि ओ के लिए एक ही जगह थी, वो हमारा बैठ गया। उसके बाद हमने देखा कि एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन यस एंड एन एज बिफोर ओ के ऊपर तो जीरो है, तो यस एंड एन के बीच में भी जीरो रहेंगे, तो यस को हमने यहाँ पुट किया, एन के नजदीक, यहाँ पुट ही नहीं कर सकते थे, एंड पी हमारा यहाँ हो गया। अब हम आंसर देखते हैं, ओ क्यू आर एन, ओ क्यू आर एन, यस यम पी, यस यम पी। ओके नेक्स्ट, Q attended the exhibition in which of the following year? Q 1991 में। ओके, फोर ऑफ द फॉलोइंग इतना ही रीड करके बस हो गया। यस आर पी ओ, यस 2005, आर 19, आर आंसर हो सकता है पी ओ, पी ओ एंड यन। ये क्यू इवन में ही था, बाकी सब ऑड में थे, दो ही इवन थे, तो मैं मुझे लगा कि आर ही हो सकता है। हाउ मेनी ईयर गैप बिटवीन यम एंड यस अटेंडेड द एग्जीबिशन? यम 2008 में, यस 2005 में, गैप है 3 साल का टोटल। हाउ मेनी इयर्स गैप बिटवीन यम एंड यस अटेंडेड द एग्जीबिशन? अगर 3 साल नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी इयर्स गैप बिटवीन यम एंड एग्जीबिशन, गैप तो फिर बोलेंगे 6 एंड 7, 2 साल का गैप कर दे यहाँ, ये भी हो जाएगा क्योंकि 3 यहाँ आंसर ही नहीं है। मैंने 8 - 5 3 किया था, लेकिन यहाँ 8 एंड 5 के यहाँ आंसर ही 3 नहीं है, तो 2 ही इसका आंसर होगा। Who among the following person attended the exhibition? 3 person after R, R के बाद 3 person, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा यम आंसर। If all the given person are made to attend the exhibition in alphabetical order from the 1985, then who among the following person remain unchanged in the position? कहाँ से स्टार्ट किया है देखो हमने, ओके, ओ पी क्यू आर एस टी यू, ओ पी क्यू, नहीं, एल एम एल एम एन ओ पी क्यू आर, यस कुछ गलत हो रहा है, यस 1 2 3 4 5 6, ओ पी क्यू आर एस, यम से स्टार्ट होगा ये, यम से स्टार्ट होगा, सॉरी, यम पहले, यन, ओ पी क्यू आर, यस। तो यम भी नहीं, यन भी नहीं, ओ भी नहीं, पी भी नहीं, क्यू भी नहीं, आर भी नहीं, यस भी नहीं, नो वन इज हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा, कंडीशंस कम, ऐसे ही सॉल्व करना है। 8 बॉक्सेस ए बी सी डी एफ जी एच आर केप्ट वन अबव अनदर इन स्टैक, इट इज अज्यूम दैट नो अदर बॉक्सेस आर केप्ट। अब देखो जहां बॉक्सेस दिए नहीं होते, यानी कि ये इस बॉक्स में बैठेगा, सी थर्ड बॉक्स में बैठेगा, डी सेवंथ बॉक्स में बैठेगा, तब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है मैं दिखा देता हूँ। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड जी, डी एंड जी के बीच में 3 बॉक्सेस, इसको ऐसे सॉल्व करना है। 1 2 3, डी एंड जी के बीच में 3 बॉक्सेस, जी एंड डी के बीच में 1 2 3, 3 बॉक्सेस। हमें क्या बोला है, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड जी। अब देखो यहाँ जो लेफ्ट साइड साइड में लिखा है उसको ऊपर वाली साइड कंसिडर करने का, जी को नीचे वाली, यानी कि यहाँ जी ऊपर डी नीचे, यहाँ डी ऊपर जी नीचे, ऐसे। ई इज केप्ट 3 बॉक्सेस अवे फ्रॉम डी, डी से 3 बॉक्सेस अवे, 1 2 3 यहाँ भी आ सकता है, 1 2 3 यहाँ 3 किया तो 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बॉक्स हो जाएंगे। यहाँ भी टोटल 8 बॉक्सेस हो जाएंगे, इसका मतलब 4 पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। ई इज केप्ट 3 बॉक्सेस अवे फ्रॉम डी, बी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ई, इसका मतलब ई के इमीडिएट बिलो बी रहेगा। डी से थर्ड बॉक्स ई रहे, सॉरी क्या क्या रहेगा, ई इज केप्ट 3 बॉक्सेस अवे फ्रॉम डी। 1 2 यहाँ ई लिखा तो यहाँ बी नहीं लिख सकता, इसका मतलब 1 2 यहाँ हमारा आ गया ई और यहाँ आ गया बी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, अब देखो जी यहाँ है, यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्या, ये देखना पड़ेगा हमें। डी को अगर यहाँ लिखा तो 1 2 छोड़कर ई को यहाँ लिखा तो बी को यहाँ लिखना पड़ेगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जाएंगे, ऐसा हम नहीं लिख सकते। डी एक जो 2 घर छोड़ के यहाँ मैंने ई को लिखा तो इसके नीचे हमारा
बी आ गया, यानी कि यहाँ हमारी ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही है। बी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ई, is kept three boxes away from D, 1 2 3, ओके। ओनली थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड एच, बी एंड एच के बीच में तीन बॉक्सेस, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा एच। बी देखो यहाँ 1 2 3, यहाँ एच आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हम बनाएंगे, जी ई बी, यहाँ आएगा डी। बी से तीन, ओनली थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड एच, 1 2, यहाँ स्पेस, यहाँ एच, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा एच। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि और एक घर यहाँ हो सकता है। एज मेनी बॉक्सेस केप्ट अबव एच एज बिलो ए, एच के ऊपर जितने हैं उस उतने ही ए के नीचे है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एच को नीचे नीचे से काउंट करो, ए को ऊपर से काउंट करो, वो सेम पोजीशन पोजीशन पे आना चाहिए। दूसरा, एच को ऊपर से काउंट करो, ए को नीचे से काउंट करो, वो भी सेम पोजीशन पे आना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमारा जो भी हमें कहना चाहते हैं वो फुलफिल होता है। जैसे कि एज मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव एच एज बिलो ए, 1 2 3 थर्ड नंबर पे एच है, थर्ड नंबर पे ए आएगा। अब इसको पढ़ो फिर से, एज मेनी बॉक्सेस केप्ट अबव एच, एच के ऊपर कितने देखो 1 2 3 4 5, एज बिलो ए देखो 1 2 3 4 5। तो कितने बॉक्सेस ऊपर है वो देखकर अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो ऐसे नहीं सॉल्व करना है। नॉर्मली एच नीचे से जिस नंबर पे है, ए को ऊपर से उसी नंबर पे बिठाओ। देखो एच अगर हम कंसिडर करते हैं कि एच नीचे से फर्स्ट नंबर पे है, तो ए कहाँ आएगा, ए नीचे से फर्स्ट नंबर है, यानी कि यहाँ आएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। यच को अगर मैंने यहाँ एक घर छोड़कर यच हमारा कंसिडर किया सेकंड नंबर पे है, ए हमारा यहाँ आ सकता है, ये भी सही है। अगर मैंने यहाँ यच को कंसिडर किया तो ए यहाँ आ सकता है नहीं। अगर मैंने दूसरे नंबर पे कंसिडर किया तो हमारा ए कहाँ आ सकता है, यहाँ देखो ये वाली पॉसिबिलिटी देखो। अगर मैंने यच को सेम पोजीशन पे कंसिडर किया तो ए यहाँ आ सकता है, लेकिन यच को मैंने दूसरी पोजीशन पे कंसिडर किया तो हमारा दूसरी पोजीशन पे ए नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ यच यहाँ हो गया, इसका मतलब ए यहाँ हो गया। यच नीचे से फर्स्ट नंबर, ए ऊपर से फर्स्ट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाली पॉसिबिलिटी में गड़बड़ हो रही है, यहाँ थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, अगर आगे सॉल्व होता है, नहीं तो उसकी भी पॉसिबिलिटी हम और एक कंडीशन बना देंगे, बनाई तो भी चलेगा अभी के अभी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में जो सॉल्व हो रहा है, ए एंड सी के बीच में यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन ए एंड सी, ओके। अब देखो, अगर एच को मैंने यहां कंसिडर किया, ए को मैं यहां कंसिडर कर सकता हूँ, सी यहां आ सकता है। लेकिन अगर मैंने यच को ये घर छोड़ के कंसिडर किया तो ए को मुझे यहां लिखना पड़ेगा, सी को लिखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब यच को मुझे यही लिखना पड़ेगा, ए को मुझे यही लिखना पड़ेगा, सी मेरा यही आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ओनली वन बॉक्स, ओके। यफ इज नॉट केप्ट अबाउ सी, यफ इज केप्ट बिलो सी, सी के नीचे यफ है, सी के ऊपर यफ नहीं होना चाहिए। तो ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। आई होप कि ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखो, ई बी ए डी, ई बी ए डी, सी एच एफ जी, सी एच एफ जी, ओके। इफ ऑल द बॉक्सेस आर केप्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, हाउ मेनी बॉक्सेस रिमेन इन द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन पे कौन कौन रहेगा, कौन से बॉक्स, ए बी सी डी सीक्वेंस से है, ए बी रहेगा, देखो सी डी ई एफ जी एच, यानी कि दो है, दो है, दो है, 2%। टू बॉक्सेस, विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेस आर केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स ए के एडजेसेंट बी डी बी डी बी डी, बी या डी, ओके। डी, एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बिटवीन बी एंड एच एज बिलो, बी एंड एच के बीच में कितने हैं, 1 2 3, तो सी के ही नीचे तीन ही, देखो इसका मतलब इसका आंसर आएगा एज बिलो सी, सी के नीचे जितने हैं उतने ही बी एन एच के बीच में है। विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन अ बॉक्स ई एंड एफ के एग्जैक्ट बीच में, 1 2 3 नंबर पे है, 1 2 3 नंबर पे है, डी हमारा आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबाउ बॉक्स डी, 1 2 3, 3 हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन, प्लीज देखिए, सॉल्व कीजिए, एंड आप
मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ये भेज सकते हो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो बाकी 6-7 वीडियो जो आई है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ हमारा ये वाला सेशन खत्म होता है एंड आता है अब डीआई का सेक्शन। देखते हैं। ओके, देखो क्या दिया है पहला क्वेश्चन। द गिवन चार्ट shows the total number of shoes sold and percentage of sketchers sold out of the total shoes in 5 different shops, namely A, B, C, D, E. A, B, C, D, E ऐसे 5 शॉप है। A, B, C, D, E। अब इसमें आता है टोटल एंड इसमें आता है स्केचर्स प्लस रिबॉक। 1 2 3 4 5। इसका हम बनाएंगे टेबल जल्दी जल्दी जल्दी, जितने हो सके उतने स्पीड में। टोटल नंबर ऑफ शूज जो दिया है वो ब्लू में दिया है और उसको क्या बोला है, वो टेंस में लिखना है। टेंस में इसका मतलब जो भी यहाँ दिया है लेफ्ट साइड में इसके ऊपर एक जीरो। हंड्रेड्स में बोला जाता तो उसके ऊपर 2 जीरो। स्टार्ट करते हैं। पहले यहां आएगा 300। दूसरा देखो, अब देखो नॉर्मली 0 से 100 तक जाना है, कितने लाइन से, 1 2 3 4 5, यानी कि 20 20 का एक एक सेट है, यानी कि 20 40 60 80 100, ऐसे 20 20 का, यानी कि एक लाइन 20 की है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो 300 हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा, ब्लू लाइन देखनी है हमें, ब्लू जो कि टोटल की है। तो यहाँ देखो 400 से 20 और 40 कम, यानी कि 360। एबीडी 1 2 3। ओके, ये गलत नहीं होना चाहिए, ब्लू लाइन ही देखनी है हमें। यहाँ देखो 600 से 40 कम, यानी कि 560। 600 से 40 कम यानी कि 560। ओके, ये वाला देखो फिर से एक बार 300 एंड ये वाला देखो कितना आ रहा है, 200 से 20 40, यानी कि 240। अब नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ द स्केचर्स। स्केचर्स का परसेंटेज दिया है, डायरेक्ट स्केचर्स का ये निकालेंगे कितने स्केचर्स है एंड उसको माइनस करके रिबॉक भी निकाल लेंगे। स्केचर्स का परसेंटेज रेड, यहाँ कितना है, 30। 30 × 3 किया तो कितना, स्केचर ही लिखा है का पहले देखना है, नहीं तो रिबॉक यहाँ स्केचर यहाँ हो गया तो कंप्लीट डी है गलत हो जाता है। 30% यानी कि यहाँ आ गया 90, यहाँ 300 माइनस 90, यहाँ 210। ओके, दूसरा देखो, हमें रेड देखना है, रेड देखना है भाई, रेड 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 रेड। ओके, दूसरा क्या है, 40%। 40% जितना, इसका कितना आ जाएगा, 36 × 4 आएगा। क्या आएगा, 36 × 4। और यहाँ कितना आएगा, 36 × 6 आएगा। तो 36 × 4 कैसे करते हैं, 36 का डबल करो एंड उसका डबल करो। 36 का डबल 72, 72 का डबल 144। अब 144 इससे माइनस करना है तो कैसे करते हैं, 144 से यहाँ 60 तक जाओ, 44 प्लस कितना, 16 16, यहाँ आ गया 16 एंड बाकी कितना बच गया, 160 तक गए, 260 360, यानी कि 216। फिर यहाँ देखो थर्ड वन क्या दिया है, 50। यहाँ देखो ये एग्जैक्ट बीच में दिया है, यानी कि 55। तो मैंने क्या बोला था, 55% दिया है। एक को अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि यहाँ एक 55%, यहाँ 45%। इसका मतलब 11:9, 11:9 मीन्स 11 + 9, 11 + 9 की एडिशन 20, 20 मीन्स इसको 20 से डिवाइड करना है, 20 से इसको डिवाइड किया तो आया 28। 28 × 11 आएगा, 28 × 9 आएगा। आई होप कि जो आप पीछे पढ़ते हो उसका इम्प्लीमेंटेशन आगे आप कर रहे हो। अब देखो क्या किया, यहाँ 55% है तो यहाँ 55 इज टू यहाँ, सॉरी यहाँ देखो 55 × 45 ऐसे आ गया, तो ये आ गया 11:9। तो टोटल 11 + 9 20, 20 यूनिट की वैल्यू 560। 20 यूनिट इज इक्वल टू 560, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 560, 56 ÷ 2, इसका मतलब 28। तो 28 × 11 करना था तो वो कैसे करते हैं, 28 और 8 + 2 कितना आता है, 10 आता है, तो यहाँ 0 आ जाएगा और जो एक कैरी हुआ तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 308। और यहाँ से 308 को माइनस कैसे करेंगे, 560 में से 300 माइनस करो, 460 360 260 -8, 260 -8 252। अब देखो 300 + 200 500 प्लस ये 60 500 560। नेक्स्ट क्या है हमारा,
रेड वाला देखना है। यहाँ देखो 25%, 25% मीन्स कितना। अब देखो इस यहाँ से सीखने वाली बहुत सारी बातें। 25% मीन्स 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, चार में से एक पार्ट। इसका मतलब ये जो रहेगा वो चार पार्ट रहेगा। टोटल क्या रहेगा, चार पार्ट रहेगा। इसको चार हिस्सों में बांट लो। चार हिस्सों में कैसे बांटेंगे इसको, 300 ÷ 4 करेंगे तो कितना आता है, 75। ये ऐसे भी कर सकते हैं, 75 × 1 75 आ जाएगा, और 75 × 3 यानी कि 300 - 75 तो 225 आएगा। अब देखो यहाँ मैंने क्या क्या किया, 4 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी। डायरेक्ट हम 25% था तो 25 × 3 करके 75 लिख सकते थे। 25 इंटू जो 300 - 75 ये वाला भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ से सीखने वाली बातें आप सीखा करो। जैसे कि मैंने 11 + 9 20 यूनिट की वैल्यू 560 कंसिडर की, वैसे ही ये अगर 25% है इसका मतलब 1/4 है। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 300 है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मिल सकती है। 1 यूनिट ये होगा तो बाकी बचे हुए 3 यूनिट ये रहेंगे। भी यहाँ देखो 70 और 80 के बीच में ये 75% है। अब इसको समझो, 75% है मीन्स ये 3:1 है। तो एक टोटल चार है। 4 यूनिट की वैल्यू 240 मीन्स 240 को चार हिस्सों में बांट दो। 60 60 60 60 तो 60 × 3 किया तो यहाँ आ जाएगा 180 यानी यहाँ आ जाएगा 60। अब हम चलिए टेबल देखते हैं। 300 300 360 560 300 240। ओके, नेक्स्ट देखो 90 144 208, 90 144 308। ओके, 75 80 75 180। नेक्स्ट देखो 210 216 252, 210 216 252 225 एंड 60 225 एंड 60। ये वाला टेबल सही बन गया है। आगे देखो ये कैसे सॉल्व करना है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द इच रिबॉक शू इज 800। रिबॉक की सेलिंग प्राइस 800 है ऐसा बोला गया। एंड स्केचर की सेलिंग प्राइस 700 है। फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑल द शूज इन शॉप ए। शॉप ए में जितने हैं, स्केचर के आगे स्केचर लिखो, स्केचर के आगे यहाँ स्केचर लिखा, देखना है अच्छे से। रिबॉक के आगे रिबॉक को लिखो 210। अब इसको कैसे करना होता है, इसको नॉर्मल सिंपल वे में करना है। 9 × 7 कितना आया, 63। एंड 21 × 8 कितना आया, 20 × 8 बेट 16 160 यानी कि 168 आया। इसकी सिर्फ एडिशन करो, 8 + 3 9 10 11 166 12 13 231 जिसके सामने है वो आ जाएगा हमारा आंसर है। 0 0 का इतना ज्यादा यूज नहीं होता। नॉर्मली हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, एक फ्लो बन जाता है हमारा। जब सॉल्व करते हैं तब हमारा एक फ्लो बन जाता है। फ्लो से हमें सब कुछ आना यानी कि इजीली आना स्टार्ट हो जाता है। वो फ्लो बनना इंपॉर्टेंट है। अब देखो 21 × 8 किया 168 एंड 9 × 7 किया 63, इनके एडिशन किए 231 जिसके आगे है वो वाला हो गया हमारा आंसर। द नंबर ऑफ रिबॉक शूज सोल्ड इन शॉप के, रिबॉक शूज रिबॉक शूज इन शॉप के is 38 more than the total number of the Reebok shoes sold in shop C। शॉप C के टोटल नंबर ऑफ Reebok shoes है 252 प्लस 38, 252 प्लस 38। 52 में 8 ऐड किया तो 60 आया, 60 प्लस 30 किया तो 90 आया। इसका मतलब रिबॉक शूज है 290 ऐसा बोला गया है। आगे बढ़ो। एंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द शूज, किसके बारे में बोला गया है, टोटल के बारे में। रेशियो ऑफ द, रेशियो बोला है, रेशियो बोला है, रेशियो मीन्स रेशियो, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द शूज टू रिबॉक शूज, टू रिबॉक शूज, टोटल इज टू रिबॉक शूज इन शॉप के शॉप में इज 3:1। ओके, 3:1 बोला है टोटल। रिबॉक रिबॉक कितना है, रिबॉक है 360 सॉरी 290 जो कि हमें पता है पहले से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्केचर। अब देखो अगर रिबॉक 1 यूनिट है, टोटल 3 यूनिट है, तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 3 - 1 2, 2 यूनिट क्या होगा, स्केचर होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 290 है तो 2 यूनिट की वैल्यू इसका डबल इंटू 2, 290 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 580 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ चुका है। क्या क्या समझ में आया, रिबॉक का निकाला 290, 290 आर इज
R1 रेशो है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 290 में गई, हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। नॉर्मली हम टोटल निकाल के उससे माइनस करके करते हैं, लेकिन ऐसे करने की कुछ जरूरत नहीं है। फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ, रेशो बोला है तो रेशो, रेशो। फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द स्केचर शूज सोल्ड इन शॉप डी, डी में स्केचर 75, एंड द नंबर ऑफ रिबॉक शूज इन ई, ई में रिबॉक शूज 60। इसको कैसे सॉल्व करना होता है? 15 का टेबल में आता है मुझे पता है, लेकिन नॉर्मली जब हमें 5 दिखता है तो वो हमें डबल करना है। 75 का डबल होता है 150 एंड 60 का डबल होता है 120। तो हमारे सामने हमारा छोटा सा रेशो आ जाता है। 15:12 को किया तो हम इसको कैसे करते हैं? 3:5:4 हमारा यहाँ आंसर मिल जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ रिबॉक शूज सोल्ड इन शॉप ए एंड ई, शॉप ए एंड ई में रिबॉक शूज का एवरेज, ए एंड ई में बोला गया, ए एंड बी में नहीं, ए एंड ई, 210 एंड 60, 210 प्लस 60 कितना? 270, 270 का आधा। फिर से एक बार देखो, द एवरेज नंबर ऑफ रिबॉक शूज सोल्ड इन शॉप ए एंड ई, ए एंड ई का एवरेज 210 प्लस 60, 270 का आधा यानी कि 135, 135 के बारे में बोला। इज हाउ मच मोर और लेस देन, कितना मोर और लेस है टोटल नंबर ऑफ शूज इन शॉप ई, ई में टोटल नंबर ऑफ शूज है 240। अब देखो 135 से 100, 235 प्लस 5 यानी कि 105 जहां है वो आंसर, 105 लेस हमारा हो जाएगा आंसर। द नंबर ऑफ, अब ये कैसे किया ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 210 प्लस 60 किया तो 270 आया। 270 का हाफ कैसे किया? मैं क्या करता हूँ मालूम है? 270 यानी कि 27 जो है वो ऑड नंबर है, उससे पीछे वाला नंबर लो, 26 लो। 26 का आधा तो आपको पता है 13, 13 में फिर वो 10 का आधा 5 यानी कि 135। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यानी कि मैंने किया 260 का हाफ तो 130 मिला, उसके बाद मैंने किया ये जो बचता है 10 उसका हाफ तो मुझे 5 मिला, तो 135 हो गया। एंड यहां से यहां कैसे गया? 100 प्लस 5। द नंबर ऑफ स्केचर शूज सोल्ड इन ए शॉप ए एंड ई टूगेदर, ए एंड ई में स्केचर शूज 90 प्लस 180 इज इक्वल टू 9 त्रिक 27 270 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द शूज सोल्ड इन शॉप डी, शॉप डी में टोटल 300 है तो 3 90 27 90 हमारा यहाँ हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। द गिवन टेबल चार्ट शोज द, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ ही टेबल देख के समझ में आता है कि एवरेज नंबर ऑफ केक बेक्ड, ओके, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट केक बेक्ड टू द नंबर ऑफ वैनिला केक बेक्ड। अब देखो कभी भी एवरेज दिए तो एवरेज नहीं लिखना होता है, टोटल लिखना होता है, उसका डबल करके टोटल लिखो। पहले क्या करो? टेबल स्टार्ट करो। टेबल कैसे लिखना है? मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। पहले आएगा हमारा टोटल, दूसरे आएगा हमारा रेशियो ऑफ चॉकलेट, बोला है तो चॉकलेट, एंड यहाँ तीसरा आएगा हमारा वैनिला। तो टोटल क्या आएगा? टोटल तो हमारा डबल आएगा। मंडे में टोटल कितना आएगा? 1800 का डबल 3600। यहाँ क्या आएगा? मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। यहाँ मैंने ये किया, उसके बाद मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 1800 1500 का डबल 3000, 1750 का डबल 1700 का डबल 3400 एंड यहाँ आ जाएगा 3500। 1600 का डबल 16 इंटू 32 यानी कि 3300। 24 का डबल 24 इंटू 24 इंटू 2 48 यानी कि 49 क्योंकि ये 50 का डबल करके ऐड हो रहा है, 50 का डबल करके यहाँ ऐड हो रहा है। अब देखो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द चॉकलेट केक्स बेक्ड, चॉकलेट टू वैनिला ये नॉर्मल है, ये कैसे करेंगे? 3+5, 4 यूनिट की वैल्यू 3600, 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू कितना? 4 इंटू 9, तो 3 इंटू 9
1 × 9, 3 × 9 कितना 2700, 1 × 9 कितना 900। अब देखो 3 + 2 5, 5 की वैल्यू 3000, इसका मतलब 5 × 6, तो 3 × 6 करो, 2 × 6 करो, आंसर। यहां देखो 5 + 2 7, 7 × कितना 3500, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, तो 5 × 5 25, 2 × 5 1000, 6 + 5 11, 11 × कितना टोटल 11 × 3, यानी कि देखो 6 + 5 यानी कि 11 यूनिट, 11 यूनिट मीन्स टोटल यूनिट, टोटल यूनिट कितना है हमारे पास 3300, 11 × 3, इसका मतलब 6 × 3 किया तो आंसर, 5 × 3 किया तो आंसर। यहाँ 4 + 3 7, 7 × 7, इसका मतलब इसका 7, इसका 7, 4 × 7 किया तो आंसर, 3 × 7 किया तो आंसर। आई होप कि आपको ये वाला भी समझ में आ गया है। अब हम देखते आगे। 3600, 3000, 3500, ओके 3349, 3349। अब देखो हमें देखना है चॉकलेट केक। 27 18 25, 27 18 25, 18 28, 18 28, ओके 9 12 10, 9 12 10, 59 21, 59 21, ये वाला हमारा है सही। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। If the difference between the number of the chocolate cakes baked on Thursday and Friday, chocolate cakes baked on Thursday एंड फ्राइडे, इसका डिफरेंस मुझे 1000 मिलता है, एक्स यानी कि 1000 की वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई, एक्स इज इक्वल टू 1000, एंड द एवरेज नंबर ऑफ द वैनिला केक्स बेक्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे, वैनिला के बारे में बोला जाए, ट्यूसडे एंड वेंसडे के बारे में बोला जा रहा है, उनका एवरेज कितना होगा 1200 एंड 1000 का एवरेज, नॉर्मली एवरेज कैसे निकल जाता है 1200 + 1000 इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाई 2, 1100, 1100, लेकिन इसका एवरेज नॉर्मली ऐसे निकलता है कि इसका डिफरेंस कितना है 200, 200 से हाफ करो 100, 100 एक में ऐड करो या एक में माइनस करो, 1200 से माइनस करो 1100, एक 1000 में ऐड करो 1100, इसका मतलब 1100 हमारा एवरेज आ जाएगा। तो क्या बोला है, ये क्या है इज वाई, यानी कि ये 1100 वाई की वैल्यू है। देन एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई, यानी कि 1000 1100 का कितना परसेंटेज है, नॉर्मली ऐसा करना है आपको, 11 × 9 99 होता है, उसके बाद एक बचेगा और आएगा 0, तो 11 × 1 हो सकता है या 11 × 0 हो सकता है, 11 × 0 करेंगे तो 90% हमारा आंसर आ जाएगा, 89 पॉइंट समथिंग या 90% हमारा, या 90 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा, 90.99 ऐसे कुछ। नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ वैनिला केक्स बेक्ड ऑन संडे, संडे के बारे में बोला जा रहा है जो कि यहाँ नहीं है, संडे में वैनिला केक is 30% of the total number of cakes based on bake is the number of vanilla cakes, okay, Sunday 30% of the total number of the cakes baked on Wednesday, Wednesday के total number of 3500, इसका 30% यानी कि 35 × 3 करना है, 35 × 3 किया तो कितना आएगा, 30 × 3 किया तो कितना आएगा 90, 5 × 3 किया तो कितना आएगा 15, 90 + 15 कितना आएगा 1050, यानी कि यहाँ नॉर्मली करना था 35 × 3, 3 5 15, 3 3 9 था, ऐसे निकालना था। एंड द एवरेज नंबर ऑफ द केक्स बेक ऑन संडे, अगर एवरेज 1200 है तो टोटल कितना आएगा 2400, देन फाइंड द चॉकलेट नंबर ऑफ केक्स 2400 माइनस 1050, इससे 1000 माइनस करो 1400 मिल गया, इससे 50 माइनस करो 1350 मिल गया, इसका मतलब ये वाला हो गया हमारा सही जवाब। नेक्स्ट, इतना बड़ा दिख रहा है तो क्या गंदा हो सकता है, क्या टाइम लगेगा, क्या बिल्कुल नहीं लगेगा। द प्राइस ऑफ इच वैनिला केक इज रुपीज, वैनिला का प्राइस बोल रहा है 600, ओके, द प्राइस ऑफ द इच चॉकलेट केक बोल रहा है हमारा 800, देन फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है ऑफ ऑल द केक सोल्ड ऑन वेंसडे, वेंसडे में जितने भी केक सोल्ड है उसका,
if only 30% of chocolate cakes and only 30% of vanilla cakes are baked on Wednesday are sold, यानी कि 30% ऑफ चॉकलेट एंड वैनिला केक जो बेक हुए उनमें से उतने ही सोल्ड हुए। अब देखो इसका चॉकलेट केक पहले देखो, चॉकलेट 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 के आगे चॉकलेट, 25 × 30 यानी कि 25 × 3 कितना आएगा 75। ओके, और यहाँ 1000 × 30 कितना आएगा 300 आएगा। अब इसकी एडिशन करनी है, 6 × 3 कितना आया 80 यानी कि 180 लिखते हैं। और 75 × 8 कितना आएगा 75 × 8 कैसा करने का, 75 का डबल करो 1500 यानी कि 150 आया, 150 और 8 का हाफ किया तो 4 आया, 15 × 4 किया तो 15 × 4 किया तो कितना आता है 60, 600 प्लस 780 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ कुछ गलत होता तो मैं 600 + 18 करके भी देखता या 180 + 60 भी करके देखता, 2-3 परम्यूटेशन यानी कि कॉम्बिनेशन करता एंड हमारे सामने हमारा आंसर आ जाता। मैं 0-0 से ज्यादा खेलता नहीं हूँ, वो ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है। मैंने क्या किया 600 × 30 किया, 6 × 3 आया 180, 3 डिजिट में मुझे 3 नंबर इसमें लिखना है मुझे, एंड 800 × 75 यानी कि 75 × 8 किया, 75 × 8 कैसे किया, इसका डबल किया 15, 150 आया, इसका हाफ किया 4, 15 × 4 आया 600। ये वाला हमारा हो गया आंसर, इजी क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो बोला है रेशियो, एवरेज नंबर ऑफ द केक्स बेक्ड ऑन वेंसडे एंड फ्राइडे, वेंसडे एवरेज नंबर ऑफ द केक्स बोला है। अभी ये अच्छे से देखना भी होता है कि वैनिला बोला है, चॉकलेट बोला है या केक्स बोला है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ केक्स बेक्ड ऑन वेंसडे एंड फ्राइडे, वेंसडे इधर है फ्राइडे इधर है, इनका एवरेज कैसे निकालना होता है। एक तो पहला तरीका होता है टोटल डिवाइडेड बाय 2, दूसरा होता है डिफरेंस हाफ करो एक में ऐड करो या एक से सब्ट्रैक्ट करो। डिफरेंस निकालेंगे हम, इसका डिफरेंस कितना है 3504,900, इसका डिफरेंस है 1400, उसका हाफ होता है 700, 700 इसमें ऐड करो, जो छोटा नंबर है उसमें ऐड करो, कितना आता है 4200, या इससे माइनस करो कितना आएगा यही आएगा। टू द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट केक यहाँ है बेक्ड ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे 1800 + 1800 यानी कि 3600 से 00 गया, 36 42 7:6 हमारा आंसर हमें मिल गया है। द टोटल नंबर ऑफ वैनिला केक्स बेक्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, टोटल नंबर ऑफ वैनिला केक्स, वैनिला यहाँ है बेक्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे 900 + 1200, 1200 + 1000 करने का 2200 - 100 यानी कि 2100 के बारे में बोला गया है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द केक्स बेक्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे में कितने हैं 3000, 3 × 7 जाता है, इसका मतलब 70% हमारा यहाँ आंसर हमें मिल गया है। आई होप कि ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। The below line graph shows the total number of the TVs LED plus LCD sold and the number of the LCD TV sold by seller in 5 different। ओके, पहला है टोटल, दूसरा है नॉर्मली क्लरिकल लेवल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लो। यहाँ 0 to 50 के बीच में कितनी लाइन से देखो 10 20 30 40 50 यानी कि एक लाइन जो है वो 10 की है, तो ये है टोटल वाला ग्राफ एंड ये है हमारा परसेंटेज तो नहीं है, एग्जैक्ट दिया है मुझे लगता है, डायरेक्ट एलसीडी दिया है, इसका मतलब एलईडी निकालना है। अब देखो एलईडी एलसीडी एलईडी एलसीडी इसमें कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाले हमारे पजल के आंसर एंड ये वाले हमारे डीआई के आंसर। पीडीएफ में आज शाम तक आपको भेज दूंगा, कल का भी भेजना मुझे लगता है बाकी है, आज शाम में दोनों पीडीएफ भेज दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो,
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।